इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इनके मान पता होने चाहिए। जब आप लोगों को मान पता होंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका जो 4 है और इसके बीच में कोई निशान नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, गुणे का सिंबल होता है ना। जैसे आपके यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं, यानी कि यहाँ पे इंटू है, तो इसीलिए 4 इंटू यहां पे लिखा गया है। उसके बाद 10, ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप फिर से आप लगाएंगे स्क्वायर यहां पे, लेकिन यहां पे आपका जो tan 60 डिग्री का मान है वो √3 हो जाता है। उसके बाद माइनस है, आप माइनस लगाएंगे। cos 90 डिग्री का मान कितना है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए आप 0 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद प्लस है, तो प्लस जो चिन्ह है, चिन्ह आप परिवर्तित नहीं करेंगे, यानी परिवर्तन उसमें नहीं करेंगे, आप इसके मान पहले लिखते चले जाएंगे। फिर देखिए यहां पे आपका हो जाता है, आपने क्या लिखा कि देखिए 4 इंटू √3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2, और आपका साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, तो आप इसका मान लिख देंगे। उसके बाद स्क्वायर लगाए, आप स्क्वायर लगाएंगे -4। अब यहां पे भी वही प्रक्रिया है कि कुछ नहीं है तो क्या करना है, क्योंकि देखिए 4 है यहां पे, ठीक है ना, कोट स्क्वायर 45, तो कोट स्क्वायर 45, कोट का कितना मान है, यानी कोट 45 का, तो 1, और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ये जो 4 है तो 4 ही रहेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे आपका रूट में है तो ये 3 ही है, और 3 यहां पे क्यों आया, अब आप लोगों के माइंड में ये चीज आई होगी कि ये जो √3 है यहां पे 3 ही क्यों आया, और ऊपर स्क्वायर भी तो है ना। तो जब स्क्वायर है, आप स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 ही तो रहेगा ना। उसके बाद 0 0 से आप कितनी भी बार गुणा करें तो 0 का मान 0 ही रहता है, यानी आपने क्या किया, 0 से 0 को किया, उसके बाद मान आपका 0 ही निकल कर आया, इसलिए आपका 0 हो जाता है। प्लस 2 है तो 2 यहां पे लिख दिया। उसके बाद क्या है, इंटू आपका 1, यहां पे स्क्वायर है ना, 1/√2, तो 1/√2, 1/√2, उसके बाद 1/2 हो जाता है, और बराबर 4, यानी सॉरी यहां पे बराबर नहीं है, माइनस है तो 4, क्योंकि 1 से 1 की गुणा होगी तो 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद यहां पे देखिए निशान छिपा हुआ है गुणे का, क्योंकि 4 गुणे तभी तो मान होगा ना, तो 4 1 कम 4, तो यहां पे 4 ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 4 3 12 हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पे समझ लें 2 आपका और 2 कट गया, अब बचा कितना, जब 2 और 2 कट गया तो यहां पे आपके यहां पे 1 बचता है, 1 बचा तो ये हमने उतार लिया। फिर माइनस के जो ये 4 है तो 4 बचे। अब क्या करेंगे, अब आप 12 और प्लस 1 13 हो गए, और माइनस के 4 यहां पे, अब आप इसको माइनस करेंगे तो 13 - 4 कितना होता है, तो 9 हो जाता है। 9 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसमें जो मान है उनको याद करना आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मस्ट हो जाता है, ये बोले कि मस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको इनके मान याद ही करने रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 को सरल कीजिए। यहां पर आपको क्या करना है देख लेते हैं। देखिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 को सरल कीजिए, तो इसको सरल करते हैं। यहां पर आपको द्विघातीय समीकरण हल करना है। कैसा समीकरण, तो द्विघातीय समीकरण हल करना है। आपको अगर एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं इसको करते हैं। यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax स्क्वायर प्लस bx, और आपका हो जाता है प्लस c, और 0 हो जाता है बराबर। यहां पर देखिए a का मान 2 है, a का मान कितना है, तो a का मान, अब आप इसको a मानेंगे ना, तो a का मान कितना हो जाता है, तो a का मान आपका हो जाता है 2, a का मान 2 हो जाता है, और b का मान कितना हो जाता है, तो -5 हो जाता है। देखिए b का मान -5 हो जाता है, और c का मान कितना हो जाता है, तो c का मान -3 हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं -3 हो जाता है। अब क्या करेंगे, यानी a बराबर 2 हो गया, b बराबर -5 हो गया, और c बराबर -3 हो गया। यहां पर a b c मिल गया। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, a b c मिल गया, और निकालेंगे क्या, तो ac ही तो निकालेंगे ना, तो ac a इंटू सी कर देंगे, a इंटू सी। अब यहां पे ac क्या है, तो ac आप देख लें, a और c, ac, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 में कराएंगे, यानी 6 हो जाएगा। अब इसी 6 के गुणनखंड इस तरह करेंगे कि जब गुणा किया जाए तो दोनों गुणनखंडों का या तो वैल्यू -6 आए, और जोड़ने पर -5 आए। यही तो नियम होता है कि पहले उनका जब गुणा करेंगे तो जितना आता है उसके बाद उसको जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, तो जो संख्या होती है वही संख्या आती है। ऐसा कब हो सकता है, वैल्यू -6 कितना, तो वैल्यू -6 लानी है,
और क्या करना है, एक को माइनस करना पड़ेगा। जब आप एक को माइनस करेंगे तभी तो आपका आंसर आएगा ना, तो एक को प्लस रखना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तभी तो एक को प्लस रखना पड़ेगा, तब माइनस प्लस माइनस ही, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा। इसमें ऐसा करेंगे तो यानी -6 + 1 में तोड़ सकते हैं। अब यहां पे समझ लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x -3 बराबर 0। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। दो कॉमन मिल सकते हैं, 6 को इसके 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम अगर लिखें तो 2 गुणे 3, तो बात तो वही हुई ना, 6 ही तो हुआ, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं, अब इसमें और ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे समझ लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम x कॉमन ले सकते हैं। इससे इसमें बचेगा क्या, तो अब देखते हैं, जो आपका हो जाता है वो हो जाता है 2x, और कॉमन लेने पर x -3 प्लस 1, और आपका हो जाता है x -3 बराबर 0 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे x -3 है ना, और 2x आप यहां से ले लें, 2x यही तो बचा ना, ये दोनों कॉमन है तो इसमें से एक ले लिया। उसके बाद आपका बचा 2x + 1, तो हमने ले लिया 2x + 1 ले लिया, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहां ये आपका इतना गुणनखंड आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सरल कीजिए, यही तो बोल रहा है कि सरल कीजिए। देखिए यहां पे है सरल कीजिए, x का मान निकालना और दो घात का समीकरण है, तो x का 2 मान आएगा। किस तरह से तो 2 मान आएगा देख लेते हैं। एक बार आप x -3, यहां पे माइनस है, ये 3 है, ठीक है, x -3 बराबर 0/2x + 1। अब इसमें आप देखें, इसमें 2x + 1 का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। तो इस तरह से आपका यहां पे हो जाता है, देखते हैं, x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3, एक मान यहां पर आ गया। अब देखते हैं, अब यहां पे समझ लेते हैं, 2x + 1 बराबर 0, तो x कितना हो जाता है, यहां पे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, x बराबर -1/2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आ जाता है, ये देखिए x बराबर -1/2 यहां पे आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन है, 4 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का कुआं, एक कुआं 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें एक कुआं है, सबसे पहले एक कुआं है, तो आप ऐसे समझ लें कि कुआं खोदना है, जमीन में कुएं का जो व्यास है वो दे दिया गया। अब व्यास तो आपको दे दिया गया है ना, देखिए 4 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास है, कितना है, तो व्यास आपका, व्यास 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो यानी यहां पे व्यास दे दिया गया है। 3 मीटर कितना गहरा खोदना है, और गहराई कितनी खोदनी है, तो 4 मीटर, है ना, कि जो गहराई है वो 4 मीटर, गहराई है वो 4 मीटर खोदनी है। ठीक, यहां तक हो गया आपका। अब जब आपका व्यास क्या होता है, जो आपका पूरा वृत्त होता है उसका आधा व्यास होता है, और व्यास का आधा क्या होता है, तो त्रिज्या होती है। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और कुआं कैसा होता है, तो ऐसे ही तो होता है ना, ऊपर कुआं होता है, फिर इस तरह से, यानी नीचे भी इस तरह से, ये होता है ऐसे। यहाँ पे कुछ सही नहीं, यहाँ पे हम देख लेते हैं ऐसे फिर से बना के, देखिए कुआं कुछ ऐसे ही तो होता है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद ये आपका क्या हो जाता है, व्यास। अगर त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पे त्रिज्या इसकी आधी हो जाती है। ये क्या है, ये इसकी गहराई आप समझ लें, लंबाई समझ लें, गहराई हो या लंबाई हो, बात देखिए, क्योंकि ये क्या होता है, अंदर की तरफ कुआं खोदा जाता है ना। और कोई चीज अगर मान लीजिए कोई चीज है ऊपर की तरफ, तो वो ऊंचाई होगी, और नीचे है तो गहराई है, लेकिन निकालेंगे तो उसी तरह से ना। तो डी बराबर कितना हो जाता है, डी मतलब व्यास हो जाता है ना, तो 3 मीटर हो जाता है। और आपकी एच यानी हाइट कितनी हो जाती है, यानी आप उसको गहराई मान लें, गहरा ही मानेंगे ना, क्योंकि कुआं क्या होता है, तो गहरा होता है, तो आप इसको मान लें 4, क्योंकि मानेंगे क्या, आपका मान तो यहाँ पे दिए ही हुए हैं, है ना, दिए हुए हैं, तो ये आपका हो जाता है 4 मीटर। और दर क्या दिए हुए हैं, तो दर आपकी है यहाँ पे 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से, तो 300 रुपए दर है, और घन मीटर यानी 1 घन, है ना, घन मीटर हो जाता है। अब 1 घन मीटर को खोदने के लिए 300 रुपए लग रहे हैं, यहां पे वो चीज तो आपको दिए ही है क्वेश्चन में, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आयतन निकालेंगे, आयतन, ठीक है ना, आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h हो जाता है, तो पाई r स्क्वायर h।
अब इसमें पाई का मान तो आपको पता है 22/7 हो जाता है, पाई का मान 22/7 हो जाता है। और आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या कैसे निकालते हैं, जैसे हमने बताया कि आपको भी पता है कि जो आपका वृत्त होता है इसका आधा आपका व्यास होता है, लेकिन जब त्रिज्या निकाली जाती है तो व्यास का भी आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है। तो व्यास आपका कितना है, तो 3 मीटर है ना, इसका आपका जो व्यास है वो 3 मीटर है, और उसका भी आप आधा कर दें तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। तो गुणे 3/2। अब इस पे क्या है, 2 पाई, ये आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान आपने 22/7 रख दिया, और आपने आर का मान देखिए 2 बार आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर यानी 2 बार करना, तो 3/2 गुणे 3/2 गुणे आपका हो जाता है, कितना हो जाता है, क्योंकि यहां पे आपको जो हाइट है आपकी, यहां पे देखिए आप पाई आर स्क्वायर एच यानी हाइट है, तो वो आपकी 4 मीटर है, तो यहां तक आपका हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, देखिए आपका हो जाता है 1 2 से आप एक, ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहां पे कट गया, फिर आपका ये 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, ये आपका कट गया। अब बचा आपका क्या, यहां पे देख लीजिए 2 3 6, ये आपका बच गया, और 11 3 33, ये बच गया, तो 2 3 6 हो जाता है और 11 3 33 हो जाता है। अब उसके बाद जो नीचे 7 है आपके, देखिए बटे में है ना, तो 7 है, तो आप इसको क्या करेंगे, 7, यहां तक आपका हो जाता है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 4 मीटर गहरा ना होकर 14 मीटर गहरा था। अब यहां पे आप एक चीज और समझिएगा, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 4 मीटर नहीं था, ये हमने 4 मीटर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया। अब हम क्या करते हैं कि जो आपका 14 मीटर, यहां पे कितना है, तो 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का कुआं 300 रुपए प्रति घन की दर से खोदने पर कितना खर्चा पड़ेगा। तो वही चीज जो अभी सारी प्रक्रिया करते हुए आए, सेम प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि यहां पे 4 को 14 करना है, तो पाई आर स्क्वायर आपका एच है ना, तो हम सूत्र फिर से यहां पे लिख लेते हैं, पाई और आपका आयतन निकालेंगे ना, तो वी आयतन और पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अब इनके मान लिख देंगे, तो पाई का मान तो 22/7 ही है ना, वो तो रहता ही है, इसका मान यही निश्चित किया गया है। निश्चित क्या मतलब, इसका मान अभी तक निकल ही नहीं पाया, इसलिए माना जाता है 22/7, तो ये 22/7 हो जाता है। उसके बाद आपका जो आर स्क्वायर है, यानी तो आपका जो पाई, यहाँ आर स्क्वायर नहीं हम बता रहे हैं कि पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर है तो व्यास का आधा, यानी कि आपका 3/2 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर है तो 3/2 फिर से लिखना है, और उसके बाद आपका 14, यानी कि यहां पे आपको 4 ना होकर 14 लिखने रहेंगे, क्योंकि यही सही है। अब देख लेते हैं, देखिए 7 1 कम 7, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है, यहां तक आपका हो गया। अब देखिए दूसरा आपका ये 1 2 है, तो 2 1 कम 2 और ये आपका कट जाएगा 1 1 11, इससे कट गया। अब आपका क्या बचा, आपका ये 2 बचा और ये 2 बचा, आपने कट कर दिया, सब कट गए। अब जो बचा है उसको गुणा करेंगे, आपका 11 बचता है ना, 3 3 9, यही तो बचा आपका, तो 3 3 9 यहां पे हो जाता है, 11 3 और यहाँ पे 3 3 हो जाता है, और एक आपका 3 और बचता है, तो 3 गुणे 3 आपका हो जाता है ना, तो 3 3 9 और 9 11 9 99। अगर आप ऐसे सॉल्व करें तो ऐसे भी अलग अलग, जैसे आप इसको कर सकते हैं, 11 पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर 3 3 9 और फिर उसके बाद आंसर तो वही आएगा ना, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और घन मीटर यहाँ पे हो जाएगा घन मीटर, घन मीटर। अब खर्च, आयतन प्लस दर, अब यहां पे क्या पूछा गया है, खर्च पूछा गया है, खर्च कितना करना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं खर्च, और आपका जो आंसर आया है वो आया है 99, कितना आया है, तो यहां पर हम करेंगे आयतन, जो आपने आयतन निकाला और दर है ना, आयतन और दर हो जाती है, आयतन निकल के कितना आया, तो आपका 99, और दर कितनी निकल कर, आपकी दर कितनी है, तो यहाँ पे 300 हो जाती है। अब इसको आप दोनों को गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आपका 29,700 निकल कर आएगा, यानी ये रुपए खर्च, इतने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 75,625 वर्ग मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या करना है, वर्ग की भुजा को ज्ञात करना है। यहां पर सिंपल आपको क्या करना रहेगा, वर्ग निकालना रहेगा। आप चाहे तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, चाहे तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग यहां पे गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो ये जो आपका नंबर हो जाता है, यानी कि 75,625,
इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ लेते हैं। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे इस तरह के नंबर हो और लास्ट में कितने हो, तो 5 हो या 0 हो, तो ये आपका 5 से कटना ही कटना रहेगा। हालांकि और भी नंबर से कट सकता है, लेकिन इसमें चेक करना रहेगा, लेकिन 5 से आपका ये 110% कटेगा ही कटेगा। तो क्यों ना हम 5 से ही इसको काट लें। तो स्टार्ट करते हैं। 5 इक्कम 5 है ना, 5 इक्कम 5, यानी एक बार में यहां पे 2 बच गए, तो यहां पे 25 बन गए, पचम 25। ठीक है, अब यहां पे ये 6 है, तो 5 इक्कम 5, और यहां पे 5 दूना 10, 2 है तो, और पचम 25, आपका ये निकल कर आता है 15 1 25। अब फिर देखिए लास्ट में 5 है, यानी ये फिर से 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। अब देखिए यहां पे दो संख्याएं साथ में, पहले हमने दो संख्या ली, दूसरी संख्या भी 2 लेनी है, तो इस तरह से आपको यहां पे 0 बीच में लगा देना रहता है। अब 5 दूना 10, 2 बार में ये कटा, और यहां पे आपके 2 बच गए, यानी ये 5 जो है ये 25 बन गए, पचम 25, तो ये 25 हो गए यहां पे। फिर उसके बाद 5 आपके हैं यहां पे लास्ट में, फिर हम इसको 5 से ही काटेंगे, तो 5 छका 30, ऐसे तो है, 5 छका 30 और पचम 25, यानी 2 नंबर यहां पे हैं और 2 ही यहां पे हमको लेने हैं, इसका मतलब हम 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद है पचम 25, यानी कि आपका कितनी बार में जाएगा, तो पचम 25 आपका निकल कर इतना आ जाता है, यानी 605। फिर 5 लास्ट में, फिर हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस 5 से ही काटेंगे, तो 5 इक्कम 5, यहां पे कितना बचा, 1 बचा, तो 5 दूना 10 हो गया और 5 इक्कम 5 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए ये आपका 5 से तो नहीं कटेगा, 5 दूना 10 है ना, फिर यहाँ पे तो ऐसे कट ही नहीं सकता। फिर हम देखेंगे 6 से भी नहीं कटेगा, यानी 6 दूनी 12, एक ये बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो इस तरह से ये आपका 121 है, यानी 11 से कटेगा। तो 11 इक्कम 11 और 11 इक्कम 11, क्योंकि देखिए 11 इक्कम 11, एक यहाँ पे बच्चा और उतार लिया, तो 11 बन गया, 11 इक्कम 11, 11 इक्कम 11, फिर 11 इक्कम 11, इस तरह से हो जाते हैं। अब देखिए एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अभी तो हम लोग ये क्या कर रहे थे, हम लोग रफ कर रहे थे। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल और 75,625 वर्ग मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं, ए बराबर ए स्क्वायर और उसके यहाँ पे स्क्वायर और 75625 यहां तक हो गया, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर। फिर आपका ये आपका रहेगा, ये जो आपका सिंबल है ये क्या है, करनी है, वर्गमूल है ना, तो इसके अंदर रख देंगे 625। अब हमने क्या किया, इसको देखिए यहाँ पे निकाल लिया, इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लिया। जो निकल कर आया तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने इसको क्या किया है, सिर्फ इस रूप में था, इसको तोड़कर हमने इस रूप में लिख दिया। अब हमको इसी रूप में भी करनी से बाहर नहीं निकालना है, अभी हमको सिर्फ एक टूटा हुआ रूप लिखना है ना, पहले जुड़ा हुआ रूप था, अब टूटा हुआ यानी कि गुणनखंड वाला रूप है। तो क्या करेंगे, 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 बार एक जोड़ा बन गया तो 5 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, फिर गुणे, फिर 5 स्क्वायर फिर लिख सकते हैं, फिर 11 स्क्वायर, और एक और तरीका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक 5, ये 2 5 है, 2 स्क्वायर, तो इसमें से एक 5 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एक 5 इसमें से निकाल लेंगे, और एक 11 है, जोड़ा एक जोड़ा है तो उसमें से 11 निकाल लेंगे। अब इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो पचम 25 और 11, तो पचम 25 और 11 को हम क्या करेंगे, 25 गुणे 11, यानी हम इसका गुणा कर देंगे, और जो भुजा निकल कर आती है वो निकल कर आपकी आती है 2 7 और 5। ये जब आप गुणा करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, यानी 275 मीटर आपका आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 तथा 3y बराबर x को हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं समीकरण कितने हैं। तो समीकरण यहाँ पे देखिए, पहला समीकरण आपका हो जाता है 2x प्लस 3y बराबर 12 हो जाता है, ये पहला समीकरण आपका हो गया। दूसरा समीकरण आपका हो जाता है 3y बराबर x, ये आपका क्या हो जाता है, दूसरा समीकरण हो जाता है। अब क्या करेंगे, समीकरण से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह क्या करेंगे, 3y रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह पर 3y रख देंगे, जगह पर 3y रख देंगे। अब यहां पे समझ लेते हैं, 3 और 3y प्लस 3y बराबर 12, 6y प्लस 3y बराबर 12, और आपका हो जाता है 9y बराबर 12 और y बराबर 12/9। फिर आपका क्या हो जाता है, 4 और यहाँ पे 3। देखिए
यहाँ पे 4 और समीकरण ये कौन सा हो जाता है, समीकरण ये आपका समीकरण कौन सा हो जाता है, तो 3 हो जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। समीकरण 2 में y का मान, अब लिख लेते हैं समीकरण 2 में y का मान। समीकरण 2 में y का मान 3y, 3y बराबर x, तो 3 इंटू 4/3, 4/3 बराबर x, तो x बराबर 4 है ना, 3 3 कट गया तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 4 हो गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर लिख लेते हैं x बराबर 4 हो जाता है आपका। फिर x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू हो जाती है 4, है ना, x की वैल्यू 4 हो जाती है। और y की वैल्यू क्या हो जाती है, तो y की वैल्यू हो जाती है 4/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर में x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, और y की हो जाती है 4/3 हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है, दो सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना के घटने की संभावना ज्ञात कीजिए। जब दो सिक्के हवा में उछाले जाते हैं तो कुल संभावित परिणाम HH, एच टेल, टेल एच तथा टेल टेल होते हैं, अर्थात कुल 4 स्थितियां संभव है, प्रत्येक घटना के घटने की संभावना 1/4 होती है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लीजिए दो सिक्के ये आपके हैं, ठीक है ना, ये हवा में उछाले गए हैं, ये कहां उछाले गए हैं, तो ये हवा में उछाले गए हैं। अब इनके जो बनने की संभावना हो सकता है, ये दोनों सिक्के हेड हेड हो, गिरे जब तो हेड हो सकता है इसमें से दोनों सिक्के टेल टेल हो, ये भी हो सकता है एक हेड और एक टेल हो, है ना, ये भी तो संभावना बन सकती है। या हो सकता है ये पहले वाला टेल हो दूसरे वाला हेड हो, तो टेल हेड। अब देखिए यही संभावनाएं तो बन रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका हो जाता है, यानी कि दो सिक्के उछालने पर कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, तो 4 संभावनाएं। एक चीज और है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जितने सिक्के पूछे जाते हैं, यहां पर 2 सिक्के पूछे जा रहे हैं, तो 2 सिक्के जो हैं वो 2 घात हो जाती हैं। ये 2 तो आपको आधार रखना ही रहेगा, चाहे 2 सिक्के पूछे, 4 सिक्के पूछे, 6 सिक्के पूछे, 8 सिक्के पूछे, चाहे जितने सिक्के पूछे, आपको आधार में वही लिखना है 2। लेकिन घात आपको जितने सिक्के पूछे जाते हैं उतने, जैसे यहां पे आप समझने के लिए हम बता देते हैं, जैसे 3 सिक्कों के बारे में बात की जा रही है तो यहां पे 3 घात लगा दें। 4 सिक्कों के बारे में पूछा जाए तो 2 तो यहां पे रहेंगे ही, जो आधार है वो 2 ही रहेगा, घात आपकी 4 हो जाएगी। इसी तरह अगर सिक्के 5 पूछे जा रहे हैं तो आधार आपका 2 ही रहेगा, लेकिन घात आपकी 5 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है, जितने सिक्के पूछे जाते हैं वो घात पर लगाया जाता है और 2 आधार रहता है, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं इसको, यहां पे 2 सिक्के पूछे गए हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, जैसे 2 की घात 2 है तो 2 गुणे 2 तो कितना हुआ 4, तो 4 संभावना बनी। अब 1/4 होती है, यानी इसकी संभावना कितनी होती है, तो 1/4 होती है। क्वेश्चन हो जाता है, करणीय संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल, nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वे सभी करणीय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे समझ लेते हैं, आपका हो जाता है कि √3 यानी करणी में 3 हो तो इसे भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते। क्या किससे नहीं दर्शा सकते, तो भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते। अब देखिए √3, √5 यानी करणी, और आपका हो जाता है करणी 7, ये सभी करणीय संख्याएं हैं। ये आपकी क्या है, ये सभी करणीय संख्याएं हैं। और जैसे आपका हो जाता है जैसे 4, तो इसको आप निकाल सकते हैं, 2 हो जाता है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। अब आपका हो जाता है 5 की घात 5 और भागा 5 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 की घात 5 भागा 5 की घात 3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जहां पर आपका गुणा होता है तो वहां पर घातें जुड़ जाती हैं, और जहां पर भाग होता है वहां पे घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, ठीक है ना। तो यहां पे भाग है इसलिए घातें क्या होंगी, तो घट जाएंगी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपका ऐसे हो गया, तो 5 और 5 की घात 5 और 5 की घात 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 की घात 5 और भाग 5 की घात 3 ऐसे। अब ये आप जिसकी जब क्या होता है, आधार आपके क्या है, देखिए आधार दोनों में समान है, और जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो आधार समान है इसलिए आप किस तरह से लिख सकते हैं, 5 -
3 ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 5 माइनस 3, क्योंकि आधार समान है तो आधार दो आधार है उसमें से एक आधार हमने ले लिया यानी समान है, और उसके बाद 5 माइनस 3 ये हमने लिख दिया। अब जो इसका निकल कर आंसर आता है तो क्या आता है, अब 5 में से 3 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 ऐसे ही तो लिखेंगे, यानी 5 को आप 2 बार लिखें। इसका मतलब यही तो होता है, जितनी घात लगी होती है नीचे वाला आधार होता है जो, उसको उतनी ही बार लिखना होता है। तो 5 गुणे 5 यानी आपका जो आंसर निकल कर आता है वो 25 हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहां पे 25 आंसर यानी 5 आपका 25 यहां पे हो जाता है। ठीक है ना। और अगर इसको और ज्यादा अगर सॉल्व करना है तो हमने देखिए इतना तो सॉल्व कर दिया, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 की घात 5 और भागा 5 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या किया, माइनस कर दिया जो घातें थी, तो 5 की घात 2 लिख दिया, और इसको हमने ऐसे भी सॉल्व कर दिया कि भाई ये वाली आपकी सूरत बन गई। और उसके बाद आप इतना भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो एक स्टेप इतना बढ़ा के आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है ना। जितना ज्यादा सॉल्व किया जाए उतना अच्छा है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा टाइम हो वैसा वर्क। अब देख लेते हैं यहाँ पे 29 की घात 3 तथा 26 की घात 3 का मान कीजिए। अब यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे तो आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। यानी 29 की घात 3 है, 29 को 3 बार आप गुणा कर दें, यानी 29 को 29 से करें, फिर जो आंसर आए फिर उसको 29 से कर दें, तो आंसर आपका निकल कर ये आ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है कि 26 की घात 3 यानी 26 को आप 26 गुणे 26 गुणे 26 यानी 26 26 की गुणा करें, जितना आंसर आए उतना आप 26 से फिर गुणा कर दें, आपका आंसर ये निकल कर आ जाता है। देखिए 29 की घात 3 का 24,389 निकल कर आ जाता है, और 26 की घात 3 का तो आपका आ जाता है 17,576 आंसर निकल कर आ जाता है, आ गया है यानी कि। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें 125 को गुणनखंड कर लीजिए। इसमें क्या करना है, जो 125 है इसको गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे, जैसे आपका ये 125 है तो गुणनखंड कर लीजिए। अभी लास्ट में 5 है यानी 5 से ही कटेगा, तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 बच गया, तो 55 25 आपका हो जाता है, फिर 55 25 हो जाता है, और फिर 5 एकम 5 हो जाता है। यानी कि आपको जो निकल कर आता है तो कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5, यही तो निकल कर आता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 3। इसमें आधार क्या है, आधार वो होता है जो संख्या नीचे होती है। अगर आप ऐसे समझ लें कि जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका जो आधार है वो क्या है, तो उसकी नींव होती है ना, तो जो जिसपे जो चीज टिकी होती है वही तो उसका आधार होता है ना। तो इसमें आधार आपका 5 है, और इसमें जो घात है, क्योंकि घात नाम ही से पता चल रहा है कि घातांक यानी 3 आपकी हो जाती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आधार बराबर 5 और घातांक बराबर 3, ये आपका हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहां पे कह रहे हैं कि जो ये 6 टाइम यानी 6 टाइम 14 जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इसको क्या करना है, घात रूप में व्यक्त करना है। तो ये 6 है ना, तो ये जो आपकी 14 है ये 6 टाइम है, तो आधार पे आप ये लिखेंगे और कितने टाइम है तो आप लिख देंगे, उसकी घात लगा देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद देखते हैं करणी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो करणी का प्रतीक चिन्ह यही तो होता है n, ये आपका करणी का प्रतीक चिन्ह हो जाता है। उसके बाद है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे समझ लेते हैं, यहां पे जो आंसर है उसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी पूरा 1 लाख दिए हुए हैं, 5 जीरो हैं। लेकिन यहां पे चीजों को समझिए, 1 लाख यानी 5 जीरो, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या की बात हो रही है तो 6 जीरो या 4 जीरो यानी सम होने चाहिए, है ना। 5 जीरो 7 जीरो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सम जीरो यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसे होने चाहिए, और जो 1 लाख में तो 5 जीरो है, इसलिए ये नहीं है ये पूर्ण वर्ग। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो छोटी से छोटी संख्या और छोटी से छोटी पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है, इसको भी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं कि आपका ये गलत कैसे है। ठीक है ना। वो संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो। अब जैसे 2 संख्या हमने ली, 2 संख्या का हमने क्या किया, गुणा, और वो संख्या प्राप्त हो गई, वो क्या हो गई, वो पूर्ण वर्ग हो गई। और ऐसी संख्या को निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऐसी संख्या यानी ऐसी संख्या को निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप निकालेंगे तो भाग विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको भाग विधि से निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 6 अंक हम सबसे यहां पे ले लेते हैं। कौन सी होती है 6 अंकों की, 1 लगा दें और आप 0 बढ़ा दें, 1 2 3 4 5,
5 जीरो लगाए, टोटल आपकी संख्या कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6, आपकी टोटल संख्या 6 बन गई। ये आपकी हो जाती है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अभी ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या कब बनेगी? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से हम लाइन कर लेते हैं। यहां पे ये लाइन नहीं रहेगी, हम फिर से कर देते हैं। 1 1 2 3 4 5, टोटल मिला के 6 नंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, यहां पे ये लाइन कर देंगे। अब इसमें आपको रूल्स तो पता होंगे कि जो यहां पे संख्या आती है वही संख्या यहां पे आती है और वही संख्या यहां पे रखनी होती है। दूसरा स्टेप इसमें क्या करना होता है, जीरो यानी जीरो हो या नंबर कोई भी हो, आपको जोड़े बनाने रहते हैं। और जोड़े आपको किधर से बनाने रहते हैं? तो आपका जो राइट हैंड है उधर से आपको जोड़े बनाने रहते हैं। यानी आपका पहला जोड़ा ये हो जाता है, दूसरा जोड़ा ये हो जाता है, तीसरा जोड़ा ये हो जाता है। यानी यहां पे 3 जोड़े बन रहे हैं। लेकिन शर्त यही है, आप जब भी जोड़े बनाएं तो आप राइट हैंड की तरफ से ही जोड़े बनाएं। जरूरी नहीं है कि आपको सम संख्या ही मिले, हो सकता है विषम संख्याएं भी मिले। तब आप कैसे क्या करोगे, है ना? तो जोड़े हमेशा आपको राइट हैंड की तरफ से ही बनाने हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे क्या है कि सबसे पहले यह देखना होता है कि जितने नंबर यहां पे आए उतना ही नंबर यहां पे आना चाहिए। तो अगर हम इसको 2 से कट करते हैं तो 2 दूना 4 बहुत कम रहता है ना? 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 मतलब एक कम है यहां पे। भी आगे बढ़ते थोड़ा सा समझने के लिए बढ़ेंगे। 3 तिया 9 और 4 चक्कू 16, यानी 4 चक्कू 16 हो गया, यानी बहुत ज्यादा हो गया। तो हम 3 तिया 9 पे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे हम चाहें तो 2 पंजे 10 लिख दें। तो 2 पंजे 10 आप जब लिखेंगे तो यहां पे तो आपको 2 लिखने रहेंगे और यहां पे आपको 5 लिखने रहेंगे। शर्त इसमें यह है, जो संख्या यहां पे आए वही संख्या आपकी यहां पे आनी चाहिए, है ना? ये शर्त को भी तो आपको कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 दूना 4 नहीं 3 तिया 9 करेंगे। तो यानी कि यहां पे 3 और यहां पे 3, 3 तिया और कितना हो जाता है 9। यहां पे ये लाइन सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए की और आप ये जोड़े बनाने के लिए की। ये लाइन वो नहीं, क्योंकि अभी लाइन आपकी अब बनेगी। अब क्या करेंगे, जो संख्या यहां पे है ना, वही संख्या यहां पे है। अब नीचे भी वही संख्या हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो 3 3 ये आए हैं इनको जोड़ेंगे और जो ये हमारा 10 के बाद ये जो निकल कर आया है इसका, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना? यहां तक हो गया। अब देखिए 10 में से 9 जाता है तो कितना बचता है? 1 बचता है। और 3 कितना होता है? तो 6 हो जाता है। तो यहां पर आपका 6 आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब कोई संख्या यहां पर लिखेंगे जो हम यहां पर हमको मतलब जिससे वो कटे। अब पहले हम क्या करेंगे, अब इनका तो काम खत्म हो गया, ये जो 10 है इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो 2 जीरो है यानी एक जोड़ा है, इसको उतार लेंगे। जब एक जोड़े को हमने उतारा तो संख्या बनी 100। और अगर हम 100 को 2 बार में काटेंगे, जैसे 6 है तो जो नीचे संख्या ली जाती है वही ऊपर ली जाती है ना, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 छंग 12, यानी इतना आंसर निकल कर आ जाता है। यानी कि हमारा ये गलत है। तो इस तरह से अगर 2 से नहीं है तो 1 से, क्योंकि 1 से छोटी संख्या तो कोई नहीं होती है, तो हम 1 से इसको काटेंगे। 1 से देखते हैं तो 1 और 1, क्योंकि 1 जहां यहां पे भी रखना रहेगा, यहां पे और 1 आंसर में भी रखना रहेगा, है ना? तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो 61 51 61, है ना? तो 61 51 61 आपका हो जाता है। अब क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे कि इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। तो यहां पे आपका हो जाता है 10, क्योंकि यहां पे 0 है, ये इससे लेगा और ये इससे लेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 में से आपका जो 1 जाता है तो कितना बचता है? तो 9 बचता है। और उसके बाद यहां पे 9 ही बचे थे, और तो 9 में से 6 गए तो कितना बचा? 9 में से 6 गए तो आपका बचा 3, आपके 3 बचते हैं, है ना? अब यहां पे इसको तो माइनस तो हमने कर लिया, अब प्लस, हम प्लस की बारी है, प्लस भी कर लेते हैं। तो 1 और 1 कितना होता है? तो 2 होता है। और 6 को हमने ऐसे उतार लिया, यानी कि यहां पे 62 हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये 62 है, ये 39 है, यानी ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। अभी आपके पास एक जोड़ा भी है, तो जो जोड़ा है हम उसको यहां पे उतार लेंगे, यानी 00 ये है, ये 00 है, मतलब 2 संख्या, मतलब इसको एक ही हम पढ़ेंगे, यानी एक ये पूरा जोड़ा है। तो हमने इसको उतार लिया। अब यहां पे निकल के कितना आया है? तो यहां पे 3900 निकल कर आया। अब हम इसको किससे काटे जो यहां तक आप हमारा हो जाए? तो लगभग 5 6 तक जाएगा, नहीं 2 से 3 से तो बहुत कम ही रहेगा, लगभग 5 या 6 से। तो हम 6 से इसको देख लेते हैं। तो ये आपका 62 हो जाता है। और 6 और 6 तो 6 6 36, 36 के 6 हासिल लगा, 3 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल लगा, 1 6 4 36 और 1 37, यानी कि 3756 आपका यहां पर हो जाता है, यानी कि ये सही है। लेकिन अब क्या करना है, अब समझना क्या है, ये चीज आप समझ लें। यहां पे कह रहे हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या में अगर हम जो ये संख्या आती है, जैसे हमने मान लीजिए 6 बार में कट गया और हमने इसमें से इतने माइनस कर दिए, तो ये 5 अंक की रह जाएगी, जो कि आपका गलत आंसर होगा। इसमें करना क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या में जो पूर्ण वर्ग संख्या निकाली जाती है, जितने से कट रहा है, ठीक है, जितने से कटे उससे एक नंबर आगे बढ़ा दें। जैसे आपका 6 से कट रहा है तो आप 7 से काट दें,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 2 और यहाँ पे था आपका पहले से, तो 6 से तो कट रहा है लेकिन हम 7 से काटेंगे क्योंकि हमारा आंसर निकल के आया है, लेकिन हमको छोटी से छोटी पूर्ण संख्या को हमको वो चीज कंप्लीट करनी है। ठीक है ना। तो 7 सती 49 है ना, 7 सती 49 आपके हो जाते हैं, तो 49 के आपके 9 हो जाते हैं, 4 बचता है, 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है 18 हो जाता है ना। तो 18 के 8 हो जाते हैं और हासिल 1 हो जाता है, और 7 छंग 42 और 1 43 हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये इतना निकल कर आता है, 43 89 निकल कर आता है। अब आप क्या करेंगे 43 89 का, और ऊपर 7, क्योंकि 7 बार में कटा है ना, पहले 6 बार में कटा था, लेकिन वो नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या करनी है इसलिए 7 से, तो 7 ऊपर भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो आपका 43 और कितना है 89, इसको जो आपका 1 लाख है इसमें प्लस कर देंगे। तो यहां पे देख लेते हैं, आपका 1 लाख जो होता है 1 2 3 4 और 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो 6 संख्या को पूरा कर रहा है, और प्लस आपका आ जाता है 4 8 9, है ना। तो इस तरह से आपका जो आंसर निकल कर आ जाता है। तो जो ये 30 है, तो 30 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 9 8 4, इतने ही तो लिख देंगे, और उसके बाद ये 20 बचे तो 20 लिख देंगे और ये 1 लिख देंगे, यानी आपका आंसर निकल कर इतना आ जाता है। अब ये आपका आंसर राइट है। तो ध्यान रखिएगा कि छोटी से छोटी संख्या और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या दोनों में फर्क होता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो जितने, क्या इसमें क्या करना होता है, 289 में वर्गमूल पूछ रहे हैं, तो 289 और वर्गमूल। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे जब आप सॉल्व करते हैं इसको, वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, तो जितने जोड़े होते हैं उतने ही अंक होते हैं। तो अब जब आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया ऊपर, अभी जो क्वेश्चन हल कर रहे थे, तो उसमें हम अपने राइट हैंड की तरफ से जोड़े बना रहे थे। ठीक है ना। तो एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, ये नहीं है कि यहाँ पे 2 ही अंक हो तभी एक जोड़ा बनेगा, अंक चाहे जितने बचे, लेकिन आपका वो एक जोड़ा हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 289 ना होकर कोई बड़ी संख्या होती या कुछ भी होता, तो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, और यहाँ पे शर्त यही है कि जब भी आपको 0 बढ़ाने होते हैं तब भी आपको 2 ही 0 लगाने होते हैं, जब भी आपको उतारना होता है तब भी आपको 2 ही उतारने होते हैं, यानी जोड़े में वर्क करना रहता है। और अगर लास्ट में एक संख्या बच जाती है, मान लीजिए कोई भी आप संख्या ले लीजिए, XYZ कुछ भी आप लीजिए, 1 2 5 7 9 ऐसे ले लीजिए कुछ भी, तो इसमें आप जब बनाएंगे जोड़े, तो 1 2 और 3, ये एक जो है ये आपका एक पूरा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा ये इतना हो तभी माना जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 89 एक जोड़ा हो गया और 2 एक जोड़ा हो गया, यानी टोटल मिला के कितने जोड़े हुए, तो 2 जोड़े हो गए। तो इस तरह से आपका हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 289 के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। अब भाई कंफ्यूजन हो भी सकती है कि यहाँ पे तो 3 अंक है, 2 8 9, तो 3 क्यों नहीं है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरह से इसको जोड़े में पढ़ा जाता है। ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है, आपका क्वेश्चन है। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड ना रहे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है ना। यानी यहाँ पे अब आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या है जिसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख ले, उसको बाद में सभी अभाज्य गुणनखंडों के हम जोड़े बनाएं, और जोड़े बनाने के बाद कोई ऐसा अभाज्य गुणनखंड ना हो जिसका जोड़ा ना हो, तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। क्योंकि जहां पे जोड़े जब बन जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, और जहां पे जोड़े नहीं बनते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहती है। मान लीजिए आपका नंबर 225, ये इतना आपकी संख्या है। ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, 5 से तो ये आपका कटेगा ही कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, वही चीज। तो हम 5 से पहले काटते हैं, तो 5 चक्कू 20, 4 बार में गया, 5 चक्कू 20 हो गया, और 2 बचा तो 55 25। अब फिर से ये 5 से 5 9 45, 5 9 45, ये कट गया। अब ये किससे कटेगा, तो आपका ये हो जाएगा 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी आपका यहां पे क्या है, जोड़ा बन रहा है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्या देखिए यहां पे संख्या दिए हुए हैं 27,000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 27,000 पूर्ण घन संख्या है। घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है आप 27,000 का गुणनखंड कर ले, और घन मतलब 3 3 के जोड़े आप बना ले, है ना। घन में 3 ही का तो होता है। तो हम समझ लेते हैं, यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, 27 और 3 0। अब इसको देखिए, सबसे पहले हम किससे कट करते हैं, क्योंकि ये 3 से 3 9 27, 9 बार में जाएगा, यानी 3 9 27, और ये 3 0 हमने उतार लिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 तिया
9 हो जाता है और ये 3 जीरो आपके हैं, ये हमने उतार लिए। उसके बाद आपका हो जाता है 3 एकम 3, यानी एक बार में तो आपका ये जीरो, ये आपके तीनों जीरो हो जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 पंजे 10 होता है ना, तो 2 पंजे 10 और 2 जीरो आपके हो जाते हैं। फिर आपका ये 2 से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 दूना 4, एक बचा, 2 पंजे 10 और एक ही आपका जीरो हो गया। उसके बाद ये आपका 250 आया, ये भी आपका 2 से कट जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 से नहीं, क्योंकि 0 और 5 लेकिन 2 से कट रहा है तो 2 ही से हम काटते चलेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और आपका कितना हो गया? ये आपका 2 दूना 4 और यहाँ पे एक बच गया तो 2 पंजे 10, इतना तो हो ना 125। अब यहाँ पे हम, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम इसको उतार लेते हैं। अब हम इसको किससे काटेंगे? तो ये लास्ट में बस 2 से तो कटेगा नहीं, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और एक बच जाएगा, यानी लास्ट में 5 है तो हम इसको 5 से अब देखते हैं। तो 5 दूना 10, 5 25 हो गया, फिर 5 25 आपका हो गया और 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी अंकों के क्या है? 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, यानी सभी अंकों के 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, अतः पूर्ण घन संख्या है। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी होती जो 4 बार आ जाती या 2 बार रह जाती तो यानी ये पूर्ण घन संख्या नहीं। वही चीज जो वर्ग में है वही घन में, उसमें 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं, इसमें 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और पूर्ण वर्ग का मतलब यही होता है कि अगर जोड़े बन गए तो है और अगर जोड़े नहीं बने तो नहीं है, बस ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आपका जो 1 हो जाता है वो सबसे छोटी संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। कौन सी? तो 1 आपकी हो जाती है। उसके बाद है यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं? तो मान लीजिए आपने 3 सिक्के फेंके एक साथ, 1 2 3। अब ऐसा भी हो सकता है 3 ये सिक्के हैं, तीनों आपके हेड हेड और हेड जाए, ठीक है, एक तो ये बन गया। अब दूसरा ये है, हो सकता है ये दोनों टेल हो जाए और ये हेड हो जाए, या हो सकता है कि अभी हेड हेड की लाइन चली, चले हम इसको ऐसे बताते हैं, हेड हेड, ये दोनों हेड हेड हो गए और एक ये टेल हो गया, ऐसे भी बन सकते हैं। फिर हो सकता है ऐसा भी बन जाए कि एक हेड और 2 टेल हो जाए, है ना, ये तीनों सिक्के हैं कि एक हेड 2 टेल हो जाए। और ऐसी भी संभावना हो सकती है कि एक हेड हो जाए, मान लीजिए ये हेड हो गया, फिर ये टेल हो गया, फिर ये हेड हो गया, तो हेड टेल हेड ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए और क्या संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है तीनों सिक्के आपके टेल 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 आए, हो सकता है आपके टेल टेल 2 सिक्के आए और एक सिक्का आपका हेड आए, ये भी हो सकता है। और हो सकता है आपका एक टेल आए और 2 हेड आए, और ये भी हो सकता है कि आपका एक टेल, दूसरा हेड और तीसरा आपका टेल आए। तो इस तरह से टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं? तो 8, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहां पे 8 संभावनाएं बन रही है ना। तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल 8 घटनाएं हो सकती हैं। एक तरह से आप और समझ सकते हैं जैसे जितनी घटनाएं पूछी गई हों, ठीक है ना, यानी क्या कह रहे हैं कि 3 सिक्के तो 2 तो आपका आधार रहेगा ही रहेगा, चाहे वो संख्या कितनी भी पूछी गई हो। उसके बाद यहां पे 3 सिक्के हैं तो 3, क्योंकि 1 2 3, 3 सिक्के हैं तो 3 घात लगा दीजिए। अब इसको आप ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 संभावनाएं बनती हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, है ना, कितना हुआ? तो 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान आपका हो जाता है 22/7, और जैसा कि आपका सूत्र है पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे आपका इंटू आर स्क्वायर और इज इक्वल टू, क्योंकि ये 154 दिए ही हुए हैं तो ये 154 हो जाते हैं। उसके बाद ये आर स्क्वायर इधर ले आते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ठीक है ना, 154 इंटू 7 और बटे में आपका 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे जब आपने इसको काटा, फिर उसके बाद ये आपका r बराबर 7 गुणे 7, देखिए जब आप इसको काटेंगे तो आपका 7 गुणे 7 आता है, और आर स्क्वायर यहां पे समझ लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए यहां पे समझ लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7। अब देखिए ये स्क्वायर में है इसलिए क्या होगा, इसलिए रूट में जाएगा, और फिर रूट के बाद जब निकल कर आएगा, क्योंकि जोड़ा होता है ना, रूट में आपका जोड़ा हो जाएगा और इसमें से एक साथ आप निकालेंगे तो 7। इस तरह से r बराबर 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, यहां पे क्या हुआ, क्या दिए हुए हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की कितनी है, तो 4 गुनी है। माना
एक वृत्त की त्रिज्या x है। जब आपको नंबर नहीं पता है तो आपको कुछ ना कुछ तो मानना रहेगा। तो माना x वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाती है, तो x हो जाती है। अब 4 गुना है तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है ना यहां तक। उसके बाद पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर और बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और 16 है ना, पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई 16 एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था ना इसलिए यहां पे 16 हो गया। अतः अब क्या है, यहां पे अनुपात जो हो जाता है वो आपका पाई है 16 एक्स स्क्वायर बटे पाई एक्स स्क्वायर। अब पाई एक्स स्क्वायर और पाई एक्स स्क्वायर कट जाता है तो कितना बचता है, तो 16 बटे 1, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं बचा तो 1 ही तो बचेगा ना। तो 16 बटे 1, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 16 अनुपात 1, इस अनुपात में लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद गुणनखंड करना है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको देखिए a इंटू सी करेंगे, जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 4 आए। इसमें सबसे पहले क्या करा जाता है कि गुणनखंड कर दिए जाते हैं, और उसके बाद इस तरह से गुणनखंड किए जाते हैं कि जोड़ने पर क्या हो, जैसे जब आप जोड़ेंगे तो जो यहां पे संख्या है यानी कि a इंटू सी करेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, तो 5 ही आएगा क्योंकि 5 है। ठीक है। और गुणा करने पर कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा और गुणा करने पर 4 आएगा। तो इस तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद यहां पे समझ लीजिए 4x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस आपका कितना हो जाता है, यहां पे प्लस, यहां पे देखिए भी 1 है तो यहां पे देखिए आपका 1 हो गया ना। उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x यानी 1 है ना, 1x प्लस 1, तो यहां पे आपका हो जाएगा बराबर 4x। तो x प्लस 1 और प्लस 1 यानी x प्लस 1 ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा। इसमें से जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर देखिए आपका यहां पे समझ लेते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 में से हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 हुआ ना, और उसके बाद यहां पे देखिए प्लस है तो x प्लस 1 और बचा कितना 4x प्लस 1, यही तो बचा ना, तो 4x प्लस 1 ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका है 16x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। 16x स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, तो 4x स्क्वायर है ना, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये होता है ना। तो 4x स्क्वायर यहां पे कितना लिख लेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 0, ये आपका हो जाएगा है ना। 5 आपका क्या हो जाएगा देख लेते हैं। यहां पे 4x और आपका स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला लगेगा यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4x और प्लस 5 और ब्रैकेट में 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका x है तो x ले लिया, उसके बाद बराबर माइनस 5 बटे 4 और x बराबर 5 बटे 4। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एक छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे आपका हो जाता है 1,94,491 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहां पे कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बताना है आपको, और कौन सी, तो छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, तो लसा निकालते हैं। और पूर्ण वर्ग कब बनता है कि जैसे कि जितनी संख्या, अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर पूरा पूरे यानी जोड़े नहीं बन रहे हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो उतनी संख्या जो शेष बच जाए, तो जब वो संख्या आप घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आप इसको कैसे हल करते हैं, चलिए देख लेते हैं। भाग विधि द्वारा इसको पहले समझ लेते हैं। भाग विधि द्वारा आप जब लासा निकालते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले अंकों को लिखा जाता है। अंकों को लिख लेते हैं 19, 44 और 91, यही तो है ना। उसके बाद हम अपने राइट हैंड की तरफ से जोड़े बना लेते हैं। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़े यहां पे बन गए। अब क्या करेंगे, जो पहला जोड़ा है यहां से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, इस तरह से आपको टेबल पढ़नी होती है। जैसे यहाँ पे 19 है तो कुछ ऐसी टेबल करें कि 19 से ऊपर ना हो, 19 से कम रहे। जो नंबर यहां पे लिखना है वही नंबर यहां पे लिखना है और वही नंबर आपको यहां पे लिखना है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है कि जैसे 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 5 25, तो 4 चक्कू 16। अब 19 से कम है और 5 25 यानी ज्यादा हो जाते हैं।
तो 4 चक्कू 16, तो 4 बार में देखिए गया तो 4 यहां पे लिखे, 4 यहां पे लिखे और 4 चक्कू 16, तो आपका 16 हो जाता है। उसके बाद जो नंबर हमने यहां पे लिखा है वही नंबर हम उसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहां पे जो है नंबर उसको प्लस कर देना है और यहां पे जो नंबर है उसको माइनस कर देना है। यानी देखिए उन 9 में से 6 जाता है, कितना बचता है, तो 3 बचता है। यहां पे 3 बचे ना, और उसके बाद एक में से एक गया तो कुछ नहीं बचा। और अब इसको प्लस कर लेते हैं, 4 और 4 कितना होता है, तो 8 होता है। और यहां पे कोई संख्या भी रखनी है, अभी ये जगह खाली है। उसके बाद क्या करेंगे, 8 ये देखिए बड़े हैं, यहां पे 3 छोटे हैं। इसका मतलब क्या करेंगे कि एक पूरा जोड़ा हम यहां पे उतारेंगे। और इसमें एक नियम और होता है, आपको पूरा जोड़ा उतारना रहता है, एक नंबर नहीं उतारना होता है, ठीक है। तो पूरा जोड़ा आप उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बना आपका 344। अब 344 है, अब यहां पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि 344 को काट दे। तो हम 4 देख लेते हैं, 4 से, अगर 4 से कटता है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 8 यहां पे 4 और यहां पे 4, जो संख्या ऊपर रखेंगे वही संख्या हम कहां पे रखेंगे, वो नीचे भी रखेंगे। और वही संख्या हम ऊपर रखेंगे जहां पे आंसर आता है, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, अभी तो हम चेक कर रहे हैं। तो 4 चक्कू 16, 16 के 6 हासिल 1 और 4 8 32 और 1 कितना होता है, तो 33 होता है। 33 होता है, तो ये आपका 336 हो जाता है। और यहां पे 344 है, तो ये हमारा सही कटा है। अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार। तो यहां पे हमने आंसर, यहां आंसर की जगह पे भी हमने 4 लिख दिए। और यहां पे हमने देखिए कितना आया है, 336, तो 336 हमने लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए वही प्रोसेस फिर से करेंगे। 4 और 4 कितना होता है, तो 8, थोड़ा सा इधर सरका के लिख लेंगे वरना फिर यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, है ना। 4 4 8 और यहाँ पे तो 8 ही है। अब इसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे, देखिए 4 में से 6 नहीं जा सकता, इसके लिए क्या करेंगे, तो इधर से हम उधार ले लेंगे। तो इससे जब उधार लेंगे तो 14 बचेगा, 14 में से 6 गए तो कितना बचा, तो 8 बचा। और यहाँ पे कितना बचा, 3, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, और 3 में से 3 गया तो 0 बचा। आप 0 भी कर सकते हो, कट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे बचा आपका 8 और अभी आपका यहाँ पे है 91, पूरा जोड़ा उतारना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा सरका के लिख देते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, 8 और 9 और 1, ये वाला 8 भी यहाँ पे हम उतार लेते हैं, और 9 और 1, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे जगह की वजह से हमने ये कर लिया। अब 891 बने। अब 891 में हम ऐसा क्या यहाँ पे 88 में करें कि 891 रहे या इससे कम रहे। अगर हम एक बार ले जाते हैं तो ये 881, अगर 2 बार ले जाते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी ये एक ही बार में जाएगा, ठीक है ना। तो जब एक बार में जाएगा तो यहां पे देखिए कितना रहेगा, 881 ही रहेगा। तो इसका जो निकल कर आएगा वो 881 निकल कर आएगा, है ना। ये वाली जो संख्या है वो यहां की है और ये 881 इसका निकल कर आया। अब देखिए इसमें बचा कितना, तो 891 से 881 जब माइनस किए गए, 891 माइनस 881, तो बचा कितना, तो आपका बचा 10, है ना। तो 10 बचा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 19 44 91 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 10 घटाने पर, क्योंकि यहां पे 10 ही तो आ रहे हैं ना, तो 10 घटाने पर संख्या 19 44 81 बनती है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो यहां पे ये 10, इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 को अगर देखिए कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, तो समझ लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे ये स्क्वायर है, प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है ना। ए कितना है, तो ए बराबर 1, ए कितना है, तो ए आपका बराबर 1 हो जाता है। बी कितना है यहाँ पे, तो बी बराबर -1 हो जाता है, और सी बराबर -6 हो जाते हैं। ए इंटू सी निकालते हैं तो -6 आ जाएगा, है ना। ए सी बराबर -6, ए सी बराबर कितना है, तो ए सी बराबर -6 हो जाता है। और इसी -6 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जिसका गुणा करने पर -6 आए, और जब जोड़े तो -1 आए। तो ये 2 और -3 यहां पर आ जाएंगे। ये -3 कैसे आया, तो जैसे हमको ऋण 6 लाना है, ऋण 6 यानी माइनस के 6 लाना है, यहां पे ये माइनस है, ठीक है ना, माइनस के 6 लाना था। तो एक संख्या हमको माइनस में रखना था, और जब जोड़ने के बाद -1 लाना है, तो पता चल गया कि अगर एक संख्या x लेंगे तो एक x प्लस 1 क्या हो जाएगी, तो एक x प्लस 1 लेना पड़ेगा, अंतर एक ही का रखना है। तो देख लेते हैं, यहां पे इसको इरेज कर देते हैं।
तो यहां पे आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इज इक्वल टू 1, बी बराबर 1 और आपका हो जाता है सी बराबर -6 बराबर ए सी बराबर यहां पे आपका हो जाता है -6। और अगर इसको तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए 2 और 3 5 होता है ना, और 2 तिया 6 हो जाता है, या 3 दूना 6 हो जाता है, तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो 2 माइनस 3 में अब यहां पे हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर x माइनस 3 और प्लस आपका हो जाता है 2x माइनस 3। तो अब इसमें देखिए कॉमन x-3 तो यहां पे क्या करेंगे, x-3 और x-3 में से x-3 ले लेंगे, है ना, ये आपका कॉमन हो जाता है। उसके बाद x आपका बचा तो x और यहां पे प्लस 2 है तो प्लस 2। तो इस तरह से आपका निकलकर आ जाता है x-3 और x प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है यानी कि सरल करना है ना। तो यहां पे आपका हो जाता है समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू निकालनी होती है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं, दिया गया है पहले हम x का टर्म लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x का टर्म लिख लेते हैं। तो x का टर्म हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 6, यहां पे ये स्क्वायर है, 6x और आपका प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से इक्वेशन लिख दी, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a बराबर 1 और b बराबर -6 और c बराबर कितना है, तो c बराबर हो जाता है 9, है ना। देखिए यहाँ पे c बराबर 9 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए b तो कितना है -6 हो जाता है। तो इस तरह से अब आपका हो जाता है a इंटू सी निकालते हैं जो कि बराबर होता है 9 और इसी 9 का गुणनखंड दो संख्याओं में देखते हैं, जो गुणा करने पर 9 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए -6। जोड़ने पर कितना आ जाए, तो -6 आ जाए, क्योंकि गुणनखंड इसी तरह से तो किए जाते हैं। गुणा करने पर धनात्मक आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो ऋणात्मक। तो धनात्मक गुणा करने पर दो केस में आता है। जब देखिए कितने केस में आता है, तो दो केस में आता है। जब दो धन यानी जब दो धन संख्याओं का गुणा हो रहा हो और जब दो ऋण संख्याओं का गुणा हो रहा हो, अगर दो धन संख्याओं को लेंगे तो जोड़ने पर धनात्मक, है ना, धनात्मक ही तो होता है, धनात्मक ही आएगा। मगर हमको चाहिए कैसा, हमको चाहिए ऋणात्मक, इसलिए हम दो ऋणात्मक संख्याएं लेंगे। जैसे यहां पे समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -6 और सी इज इक्वल टू 9। तो ए सी इज इक्वल टू 9 और -3 तो इस तरह से अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पे देख लेते हैं x, अब कॉमन लेना है, यहां पे पहले कर लेते हैं उसके बाद कॉमन लेते हैं। तो x -3, यहां पे ये माइनस है, x -3 और -3 यहां पे ये माइनस है। उसके बाद आपका हो जाता है, इसी में है, यहां पे जगह की वजह से ऐसे लिख देते हैं, x -3 और इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, x -3 और x -3 तो दोनों है ना, तो x -3 और आपका हो जाता है x -3 बराबर 0, x -3, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब पहले आप सोचिए कि शंकु होता कैसा है ना, और इसमें चीजें क्या क्या पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले शंकु देखिए इस तरह से होता है, जैसे जोकर वाली टोपी है ना, जोकर वाली टोपी पढ़ने में जो बच्चे टोपी लगाते हैं इसी तरह से तो होती है, एक की भी इस तरह से होती है। तो ये शंकु के आकार की। अब इसमें क्या कह रहे हैं,
कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई है वो यही तो है ना तिरछी ऊंचाई इसकी, तो ये कितनी है, तो 21 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहे हैं, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या यही तो होती त्रिज्या आर, ये आधी जो होती त्रिज्या आर, तो ये कितना है, आर बराबर है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र अगर उसकी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका हो जाता है पाई आर एल, पाई आर और एल हो जाता है, ठीक है ना, यहां तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका हो जाता है जो पाई आर एल, तो जो आपकी यहाँ पे देखिए लंबाई ऊंचाई कितना दी है, तो 21 सेंटीमीटर, तो एल बराबर 21 सेमी है ना सेंटीमीटर, और आर यानी त्रिज्या कितनी दिए हैं, तो 8 सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। अब क्या करना है आपको, वक्र पृष्ठ का सूत्र लिख दीजिए। वक्र पृष्ठ का सूत्र कितना हो जाता है, तो वक्र पृष्ठ यहां पे लिख देते हैं, वक्र पृष्ठ बराबर आपका हो जाता है पाई आर एल, पाई का मान तो 22/7, और आर कितना है, तो यहां पे देख ले 8 है ना, 8 सेंटीमीटर है, और एल कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है। तो यहां पे इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ये हो गया। अब देखिए यहां पे 22 बचा और यहां पे 8 त्रिक 24, तो 22 और 24 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। पहले देखिए 22 गुणे 24, अब इसका गुणा करते हैं तो आंसर आता है आपका, आप गुणा करके देख लीजिए, आंसर आता है 528 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका हो जाता है, ये 528 आपका आंसर आ जाता है। तो इसका सूत्र क्या है, यानी वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, तो आपका हो जाता है पाई आर एल, और पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, और आर आपको त्रिज्या देखिए इसी में लिखी हुई मिल गई, और आर का मान भी इसी में आपको मिल गया। तो आप, और 22/7 आपको तो पता ही है कि पाई का मान होता है। क्वेश्चन है रूट क्यूब 343 इंटू रूट क्यूब 576 को सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे ऐसे आपको पता है, ओरल में पता है, क्योंकि हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग 1 से 15 तक आप लोगों को घन आते हो, 1 से 25 तक वर्ग आते हो, जरूर से जरूर ये याद कर लीजिए। अगर चलिए नहीं आता है, फिर भी हम लोग नहीं आता है उस तरीके से भी करके देख लेते हैं, और आता है उस तरीके से भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 343, अब इसके पहले आप गुणनखंड कर लें। गुणनखंड देखिए यहां पे किया गया है, तो इस तरह से किया गया है, तो समझ लेते हैं कैसे किया गया है। तो यहाँ पे विषम संख्या है ना, सम संख्या तो है नहीं, और जब सम संख्या होती है यानी सम संख्या से कट जाता है, विषम संख्या होती है तो विषम संख्या से कटता है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर 0 है, 5 है, तो वो 5 से 100% कट जाता है। यहाँ पे देखिए 3 से तो ये कटेगा नहीं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहाँ पे ऐसे नहीं कटेगा। 4 सम संख्या हो जाती है, और 5 चौका 30, और तभी 5 से नहीं, मतलब 7 से कटेगा, है ना। तो 7 चौक 28 और 7 बच्चे 35, 7 चौक 28 होता है ना, तो 7 चौक 28, और यहाँ पे बचे कितने, तो 6 बचे। अब यहाँ पे कितना हो गया, 63, और 7 9 63, यहाँ पे ये निकल कर आ गया। अब 7 यहाँ पे है, तो 7 7 49, और 7 एकम 7, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया। और जब ये क्यूब है यानी घन है, तो एक 7 में से आपको एक ही तो लेना है। जैसे वर्ग में आपका जोड़ा बनता है 2 का, तो उसमें 1 नंबर लेना होता है, और घन में आपका 3 का जोड़ा बनता है, तो उसमें आपको 1 नंबर लेना रहता है। तो 7 यानी घनमूल आपका 7 हो गया। इसी तरह से आप इसको भी निकाल लेंगे, ये देखिए भाग विधि द्वारा है, चलिए भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं, है ना। तो 576 है। अब भाग विधि में क्या होता है, सबसे पहले बनाए जाते हैं जोड़े, वो भी अपने राइट हैंड की तरफ से। तो हमने जोड़ा बना लिया, और ये नहीं है कि अगर 2 नहीं है तो अब 1 का क्या जोड़ा बनेगा, लेकिन जो लास्ट में बचता है वो अकेला ही रहता है। जैसे कहते नहीं कि एक घर में एक सदस्य, एक घर में 2 है तो वो घर ही, तो इसी तरह ऐसा हो जाता है कि 2 अंक है तो भी जोड़ा है, और अगर लास्ट में 1 अंक बचे तो भी वो जोड़ा माना जाता है, ठीक है। और अगर आप इधर 0 बढ़ाना चाहे तो 0, मतलब 2 ही 2 में आप बढ़ाएंगे, चाहे जितने 0 बढ़े। हालांकि यहाँ पे ये चीज पूछी नहीं गई है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हमको यहाँ तक सॉल्व करना है, ये 0 तो हमने आपको बताया कि जब भी बढ़ाओ तो मतलब जोड़े में बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 दूना 4, 3 तिया 9, तो अगर 3 से काटेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, 2 दूना 4, हम 2 दूना और 4। अब इसमें देखिए क्या शर्त होती है, जो नंबर यहाँ पे लिखा वो नंबर यहाँ पे लिखा, और वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या होता है, जो इधर वाले नंबर होते हैं इनको जोड़ दिया जाता है, ये नंबर इसको घटा दिया जाता है, तो जो यहाँ पे आंसर आता है ना, तो 2 दूना 4 ये हो गया, और 5 में से 4 गया तो ये 1 हो गया, यहां तक हो गया। अब ये जोड़ा उतार लिया, क्योंकि जोड़ा ही उतारेंगे, सिंगल नंबर नहीं उतारेंगे, तो 76 हो जाएगा। अब 176 है, तो ये किससे कटेगा, यहां पे आपका 4 है, तो क्या हम 4 से 4 को 4 ही से काट के देखें, 4 चक्को 16, 16 के 6 हासिल, 1 4 चक्कू 16 और 1 17, यानी देखिए पूरा पूरा कट गया। कितने से कटा, तो 4 से कट गया,
176, यानी आपका जो निकल कर आंसर आया है वो 24 आया है, यानी ये 24 का है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 24 सही है बिल्कुल, और यहाँ पे 7 भी है, सही है। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे देखिए गुणे का निशान है, यानी दोनों को गुणा कर देंगे। तो 24 और 7 इसको गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28, 28 के यहाँ 8 हासिल 2, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 15, 16, 16 हो गए ना, यानी 168। तो 168 ये आंसर आपका आ गया। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज यानी देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है ना। यदि कोण ए बराबर 55 डिग्री तथा कोण बी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे समझ सकते हैं इसको इस तरह से कि कोण ए प्लस कोण सी कितना है, तो 180। कोण ए और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। जो सम्मुख कोण होते हैं उनका कितना होता है, तो योगफल 180 होता है। तो 55 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 55, देखिए माइनस 55 डिग्री है ना, यहाँ पे 55 डिग्री है तो माइनस 55 डिग्री। कोण सी बराबर 125 डिग्री। कोण बी प्लस कोण डी, यहां पे समझ लेते हैं, यहां पे कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण कोण होते हैं कितना, तो इनका जो योगफल होता है वो कितना होता है, तो 180 होता है ना। तो 60 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, और कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 100 यानी 180 में 60 आपका माइनस होगा तो 120 तो बचेगा, तो यहां पे आपका यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कोण डी बराबर 120 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है आप सभी को पता है, जो स्थान घेरता है वही तो आयतन होता है ना। अब इसका सूत्र है, इसके सूत्र की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर एच, और आप इसमें कि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्योंकि करना आपको यही है कि जो आपका क्षेत्रफल दिए हुए हैं और जो गुणे ऊंचाई दिए हैं इसका गुणा ही करना है आपको। ठीक है, आप तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर राइट है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, ये आपका हो जाता है ये 1000 घन सेंटीमीटर, ये आंसर भी सही। और पाई आर स्क्वायर एच इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी वी यानी आयतन है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, यहां पे बराबर कर देते हैं, बराबर 100 गुणे 10, ये यहां पे सेंटीमीटर है और यहां पे भी सेंटीमीटर है। तो जब दोनों का गुणा किया तो कितना आया, तो 1000 घन सेंटीमीटर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपका हो जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, कौन वाली संख्या को, तो बी संख्या है ना। तो ये आपका 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, क्यों, क्योंकि इसको जब तोड़ा तो इसमें क्या हुआ, 5 जोड़ने पर कितना हो गया, 5 और 2 7, और अगर गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, ये वाली संख्या आ जाती है ना। और जब तोड़े हैं यानी जब तोड़ दिया तो 5x और 2x में आया, और अभी इसको जोड़े तो 7 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x ले लिया, फिर x प्लस 5 देखिए है ना, और प्लस ये आपका, क्योंकि x कॉमन ये और ये कॉमन भी ले लिया था, यहां वाला जो ये x है वो x बचा, और जब कॉमन ले लिया तो यहां पे कितना बचा, तो प्लस 2 के बचे, यानी 2 प्लस के 2 बचे, और x प्लस 5, क्योंकि x प्लस 5 बचा था ना तो इसलिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये x प्लस 5 और x प्लस 5, तो इसमें से कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, ये आपका बचा x, क्योंकि यहां पे ले चुके हैं, और यहां पे देखिए ये प्लस हो जाता है, ये प्लस है, और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाता है। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस 5, और यहां पे x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस 2। इस तरह से ये इक्वेशन निकल कर आ जाती है।
क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 3/2 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है, x माइनस 1/x², यहां पे क्यूब दिए हुए हैं, है ना, तो क्यूब दिए हुए हैं तो x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा जा रहा है और जो मान दिया गया है वो है x माइनस, मान कितना है आपका, तो यहां पे देख लेते हैं, मान हो जाता है x माइनस 1/x। अब इसकी वैल्यू दी गई है, वैल्यू इसकी क्या दी गई है, तो वैल्यू हो जाती है 3/2। यहां से कैसे मान निकाल सकते हैं, तो x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³ टर्म लाना है और x माइनस 1/x पता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 1/x जो आपका हो जाता है कौन सा, तो x माइनस 1/x³ का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। होल क्यूब बराबर किसके होता है, तो x माइनस 1/x होल क्यूब, या क्यूब, जैसे ये जो आपका ये क्यूब लगा इसको तो क्यूब ही तो कहेंगे, बराबर हो जाता है, बराबर है x³ माइनस 1/x³ और माइनस 3x इंटू x 1/x और x माइनस 1/2। अब आप सोच रहे होंगे ये इक्वेशन कहां से आई, तो होता क्या है, होता यह है कि a माइनस बी क्यूब, यही तो होता है ना, a माइनस बी क्यूब होता है, ऐसी ही तो इक्वेशन कुछ बन रही थी ना। अब ये जो फॉर्मूला है तो इसका जो होता है a माइनस बी क्यूब का, तो a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, यही यहां पर अप्लाई किया है, ठीक है ना, यही चीज यहां पे अप्लाई की गई है। अब देख लेते हैं इसका मान रखकर, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो 3 माइनस 2 और क्या है, क्यूब है, बराबर x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 और 3/2, इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि इसमें इरेज करना पड़ जाता है। अब इसका मान देखिए यहाँ पे, ये 27 क्यों आए, क्योंकि 3 3 9 त्रिक 27, ऐसे ही तो है, क्योंकि 3 यहाँ पे क्यूब है इसलिए क्यूब ही लगाना है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब ये हो जाता है, तो 3 3 9 त्रिक 27, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे इस तरह से हो गया, इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 9/2, x³ माइनस 1/x³ 27 और यहाँ पे प्लस 9/2। अब यहाँ पे एलसीएम लिया और एलसीएम लेने पर देखिए 27 प्लस 36/8, तो एलसीएम लेने पर ये आया, और एलसीएम तो आप लोग अच्छे से ले लेते हो इसीलिए यहाँ पे नहीं बताया है, तो इसका जो निकल कर आता है 63/8, या आप इस तरह से लिख सकते हैं 7/8, इस तरह से लिख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 38,04,000 किलोमीटर है, इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,000 किलोमीटर। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो, वृत्ताकार यानी यही तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये क्या पूछ रहे हैं कि वृत्ताकार है और परिधि पूछ रहे हैं, है ना, तो समझ लेते हैं त्रिज्या, ये आपकी हो जाती परिधि 2π त्रिज्या हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग किस तरह से इसको लिखेंगे, तो यहां पे हो जाता है परिधि 2π त्रिज्या, और 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो यहां पे इस तरह से कर सकते हैं, इसको डबल करके यहां पे इतना आ जाता है, और उसके बाद पाई का मान 22 यहाँ पे 22 है, 22/7, और आंसर ये निकलकर आपका आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, लेकिन इनके जो लैंग्वेज है वो अलग चीज, इन्होंने ये कहा है चंद्रमा की दूरी लगभग, लेकिन इन्होंने पूछा क्या, परिधि ही तो ज्ञात करनी है ना, तो वही चीज है बस। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए 24 माइनस 3a² प्लस 34a। तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, इसमें आपको पता है कि गुणनखंड करने होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर वाला इसको पहले लिखेंगे, जो स्क्वायर वाला है उसको पहले लिख लेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, ये 3a², सबसे पहले लिखेंगे माइनस 3a² प्लस, और क्या है 34a प्लस 24 इज इक्वल टू ax² प्लस b1x प्लस c1, फिर a1 बराबर -3
बी बराबर 34 और सी 1 बराबर 24। ए सी बराबर कितना होगा, तो ए सी बराबर -72 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए गुणनखंड करने पर 36 - 2 इस तरह से कर सकते हैं, 36 - 2, तो यहां पे लिख लेते हैं, इसको इरेज करना पड़ गया फिर से, -30a और स्क्वायर प्लस 36a माइनस 2a प्लस 24। अब कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो -3a माइनस 12 और -2a माइनस 12। तो इसमें देखिए a माइनस 12, तो a माइनस 12 और ब्रैकेट में है, ये देखिए -3, यही तो है ना, -3 है, और ये आपका कितना बचा, -2। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू